तो मौर्यन एम्पायर को शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने तो बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है तो वहाँ पर किस तरीके से पोरस ने उसको डिफीट डिफीट तो नहीं कर पाया था एक्चुअली, काफ़ी ज़्यादा उसने चैलेंज दिया था उसको। उसके बाद क्या होता है कि अलेक्जेंडर वापस चला जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था किस तरीके से चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य पावर में आता है नंदा डायनेस्टी को हटाने के बाद, नंदा डायनेस्टी को ओवर पावर करने के बाद। तो ये मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़े अब देखते हैं कि ये इसके बारे में इसकी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, सोर्सेस क्या हैं इसके। तो पहला तो देखो, लिटरेरी सोर्सेस, इसके सोर्सेस हैं दो टाइप के। एक है लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा है तुम्हारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेज मतलब वही लिखी हुई किताबें वगैरह। ठीक है, जैसे एक बुक है मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज इज अ राइटर एंड इसकी बुक है इंडिका। अब मेगास्थनीज कौन था इसके बारे में थोड़ा और अभी जानेंगे। एक्चुअली बता देता हूँ, ये ग्रीक से आया था। ठीक है, अभी थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में आएगा। अभी इतना याद रखो, मेगास्थनीज की एक बुक है उसका नाम है इंडिका, जो मौर्यन एम्पायर के बारे में बताती है। एक है कौटिल्य, कौटिल्य पता ही है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर था। कौटिल्य की बुक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद एक और बुक लिखी गई जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, ये लिखी गई विशाख दत्त, राइटर था विशाख दत्त। ठीक है, उसके बाद कुछ धर्मशास्त्र और पुराणास वगैरह भी मौर्य एम्पायर के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो बुद्ध से रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं वो बताते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, जैसे जातक स्टोरीज, दीपा वंशा, महावंशा, दिव्या वंदना, ये सारी चीज़ें मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं तुम्हारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे पंचमार्क कॉइन्स। ठीक है, उस समय मौर्यन एम्पायर के समय में पंचमार्क कॉइन इश्यू किए गए थे। ठीक है, तो पंचमार्क कॉइन से भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक उस समय जो पॉटरी मतलब वही मिट्टी के बर्तन ये जो बनाए जाते थे, इनका कलर कैसा था, ब्लैक पॉलिश वेयर, तो इन्हें बोला जाता था नतन ब्लैक पॉलिश वेयर। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्लेस था वो वुडन, मोस्टली उसमें लकड़ी लगी हुई थी। ठीक है, तो लकड़ी वगैरह तो ख़त्म ही हो गई है और उसमें थोड़े बहुत रिमेन्स बचे हुए हैं जो पाटलिपुत्र में लोकेटेड है, अभी भी उसके रिमेन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, अशोका ने इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, जो मौर्यन एम्पायर का काफ़ी फेमस किंग रहेगा, उसका नाम है अशोका। इसने ना, ठीक है, इंस्क्रिप्शन लिखवाए और एडिक्ट्स ये तैयार करवाए। ये आगे थोड़ा भी जब अशोका का चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये एडिक्ट इंस्क्रिप्शन ये सब होते क्या हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला वही चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड रहा 322 BC से 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य पावर में रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को ना एक और नाम बोला जाता है सेंट्रोकोटास। ठीक है, एक्चुअली ये इसको ना ग्रीक के सोर्सेस लिखते हैं, ग्रीक के राइटर लोग इसे सेंट्रोकोटास कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे पावर में आया था। सिंपल सी बात है, हमने ये देखा ही था कैसे चाणक्य की हेल्प से धनानंद को ओवर पावर करके, धनानंद को डिफीट करके ये पावर में आता है। ये हमें ग्रीक के सोर्सेस से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन रखता है 322 BC में, वो किंग बनता है। ठीक है, और ये जो इसका टीचर था कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, वो उसका मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे देखते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ तक अपना कितना बड़ा एरिया एस्टैब्लिश किया था, कितना बड़ा एम्पायर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर अगर तुम देख सकते हो, बे ऑफ बंगाल से लेके इधर अरेबियन सी के बीच में जितना भी बड़ा एरिया मतलब था, ये सारा का सारा चंद्रगुप्त मौर्य के रीन के अंदर आता है, शासन के अंदर में, मतलब पूरा पूरा ऑलमोस्ट इंडिया लगभग इसने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अब ये बता रहा था कितना कितना एरिया यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के अंपायर के अंडर आता है, जैसे आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल ओके रीजन टू मौर्यन एम्पायर, ये सब इसी के अंडर में आता था लगभग ऑलमोस्ट। इंडिया पूरा ही मान सकते हैं, थोड़ा बहुत साउथ का एक्सट्रीम रीजन छूट गया था, लगभग इसने सारा ही कैप्चर कर लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्रेडिट जाता है सब पहले यूनिफिकेशन, नॉर्थ इंडिया को यूनिफाइड करने का जो क्रेडिट है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट इंडिया ही मान सकते हो, बिल्कुल साउथ का थोड़ा सा रीजन रहता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर से बच जाता है, बाकी तो ये सबको यूनाइट कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
अब 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, एक सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करता है। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, याद आया ना, अलेक्जेंडर जब आया था तो उसका ये कमांडर था। तो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ये सेल्यूकस निकेटर का जो कंट्रोल होता है, जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ वो ईरान वाला रीजन है, वहाँ पर इसका कंट्रोल हो जाता है। आज वो अफगानिस्तान वाला एरिया सब इसके अंडर में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य इससे लड़ाई करता है और सेल्यूकस निकेटर को डिफीट कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। तभी जब डिफीट हो जाता है तो इसके बाद यही जो सेल्यूकस निकेटर है, अपना जो एक एम्बेसडर होता है उसका नाम था मेगास्थनीज, ये हमने पढ़ा था, इसकी बुक का नाम इंडिका, इसको सेंड करता है, इसको भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कि आप जाइए चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, वहाँ पर क्या क्या किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य अपना ये सिस्टम चलाता है, किस तरीके से अपना शासन करता है, वो सब की सब बातें यहाँ पर मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखी है। काफ़ी दिनों तक ये रुका था, लगभग ऑलमोस्ट इंडिया भी इसने घूमा था, बहुत जगह ये गया था इंडिया में, लगभग 8-9 साल लगभग रुका था इंडिया में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये जैन सोर्स कुछ बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाद के टाइम पीरियड में, अपनी लाइफ के बाद के टाइम पीरियड में जैनिज्म को इम्ब्रेस कर लिया, मतलब जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद अपना ये राजपाट सिंहासन छोड़ के, ठीक है, अपने सन को दे के चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, साउथ में, अगर साउथ रीजन में देखो, कर्नाटक में एक जगह है समणबेल गोला, वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर इसके जैन गुरु होते हैं भद्रबाहु, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भद्रबाहु इनके जैन गुरु होते हैं, उनके हेल्प से ये चला जाता है वहाँ पर समणबेल गोला, और वहीं पर ये इनकी डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है, एक्चुअली जैनिज्म में एक बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ा एक प्रेयर होता है, प्रेयर या कह दूँ, ठीक है, एक मेडिटेशन टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको ना बिना कुछ खाए पिए अपने पूरे शरीर को त्याग देना है। ठीक है, डेथ हो जानी है आपकी फाइनली, तो इसे कहते हैं साले खां। ठीक है, तो और ऐसा माना जाता है कि अगर जिसने भी साले खां परफॉर्म किया तो वो जैन धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर भक्त माना जाएगा। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ये करता है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में श्रवणबेलगोला की क्या वहाँ पर इंपॉर्टेंस है, देखो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जगह, सिंपल सी बात है, वहाँ पर देखना एक बहुत बड़ी स्टैचू है। ठीक है, और वो जैन एक जैन टीचर ही रहे हैं। ठीक है, उनका नाम है गोमतेश्वर। ठीक है, उन्हें लॉर्ड बाहुबली भी कहते हैं। एक्चुअली ये ऋषभ देव जो थे ना जैन धर्म के टीचर, उनके ये सन थे। ठीक है, याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है, गूगल में सर्च भी कर सकते हो कि ये गोमतेश्वर की फोटो, ठीक है, या स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला में बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा सा बना हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस है, ये दिख जाएगा। ठीक है, आगे अब ये हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य तो जैनिज्म अडॉप्ट कर लेता है और चला जाता है कर्नाटक की तरफ। अब उसके बाद वहाँ उसकी डेथ हो जाती है और अपने सन को अपना ये सारा का सारा किंगडम दे के चला जाता है। अब इसका सन कौन था, इसके सन का नाम था बिंदुसार, जो इसके बाद किंग बनता है 298 BC में बिंदुसार। ठीक है, किंग बनता है, 273 BC तक रहता है। अब उसके बाद चंद्रगुप्त अब हाँ, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, बिंदुसार के बारे में एक्चुअली ग्रीक के जो यहाँ पर सोर्सेस हैं, ठीक है, बिंदुसार को अमित्रोचैट्स कहते थे। ठीक है, वो लोग लिखते हैं कि ये अमित्रोचैट्स इसका नाम। तो अमित्रोचैट्स का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स, दुश्मन को मारने वाला। ठीक है, याद रखना। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है कि इसको कैसे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को भी ये कुछ कहते थे, ऐसे ही इसको अमित्रोचैट कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद बिंदुसार ने क्या किया, बिंदुसार ने काफ़ी अच्छे से रूल किया। ठीक है, बट इसने क्या किया, अपने जो लाइफ के लास्ट सालों में इसने क्या किया, आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट कर लिया। जैसे इसके फादर चंद्रगुप्त ने जैनिज्म अडॉप्ट किया था, ऐसे ही उस समय एक सेक्ट होता था जिसे बोलते आजीविका सेक्ट। ठीक है, इसने आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट कर लिया। अब ये आजीविका सेक्ट एक्चुअली इसमें आर्ट एंड कल्चर भी एक टॉपिक होगा, आर्ट एंड कल्चर में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आजीविका सेक्ट क्या होता है। ठीक है, कौन इसको फाउंड करता है, ये सारी बातें। ठीक है, तो अभी थोड़ा जान लो कि आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे मक्काली घोष, इनका नाम है ना मक्काली घोषाला। ठीक है, इनका नाम याद रखना। और ये जो ऑर्डर है ना, ठीक है, ये कर्मा थ्योरी पे बिलीव नहीं करता है। ठीक है, मैंने वही बताया, आर्ट एंड कल्चर में डिटेल से इसको मैं समझा दूंगा तुम्हें कि किस तरीके से ये आजीविका सेक्ट फाउंड किया जाता है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बिंदुसार के बारे में और जान लेते हैं। बिंदुसार ने अच्छे खासे रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करके रखे थे एंटियोकस वंश से। एंड सेल्यूडिस ये कौन था, ये सीरिया का किंग था। ठीक है, सिंपल सी बात है, एंटियोकस वन।
तो उसके बाद क्या होता है, जो एंटियोकस वन है ना, ठीक है, ये भी अपना एक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजता है, ठीक है, उसका नाम होता है डेमेस्कस, ठीक है, तो ये नाम है उसका, याद है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रखना। उसके बाद है, आगे देखते हैं, फिर बिंदुसार की तो इससे अच्छी खासी फ्रेंडशिप होती है। तो बिंदुसार इससे कहता है कि आप ना अपने यहाँ से कुछ स्वीट वाइन भेज दीजिए हमारे लिए, ठीक है, कुछ ड्राइड फिग्स, ठीक है, कुछ सोफिस्ट मीन्स फिलोसफर, ठीक है, ये सब भेज दीजिए हमारे यहाँ, ठीक है। तो अच्छा, वो एरिया जो है ना, ठीक है, जो वेस्ट एशिया का मेडिटेरेनियन का जो लगता है उस एरिया में, याद रखना जियोग्राफी में एक टॉपिक आता है, उसमें ये सब बताते हैं कि मतलब इस एरिया में ना जो सिट्रस फूड जैसे ग्रेप्स, संतरे, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर वाइन वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है, तभी हमने देखा फ्रांस के कल्चर में ये वाइन वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें याद रखना है, ठीक है, तो ये चीज़ें वो रिक्वेस्ट करता है हमारा बिंदुसार। तो ये स्वीट वाइन, ये बहुत सारी चीज़ें भेज देता है, बट फिलोसफर को नहीं भेजता है, फिलोसफर मीन सोफिस्ट, इनको नहीं सेंड करता है, मना कर देता है कि हम ये फिलोसफर को नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, बाकी चीज़ें तो भेज देता है। उसके बाद क्या होता है, एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनका नाम हो गया तारन था। ये बिंदुसार को बताते हैं कि बिंदुसार कॉन्करर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सी, ये दो सी, वही दो सी, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के बीच में जो लैंड है जिसे पेनिनसुला इंडिया कहते हैं, उसको पूरा जीत लिया था, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक दिव्या बंधनम बुद्धिस्ट बायोग्राफिकल, बुद्धिस्ट बायोग्राफी है, ये इसको लिखा गया है, ये एक्चुअली बताती है मॉडर्न किंग के बारे में, तो याद रखना दिव्या बंधनम। तो ये बताती है किस तरीके से ये जो दिव्या बंधन बायोग्राफी, ये बताती है किस तरीके से यहाँ पर रिवोल्ट होता है, और ये रिवोल्ट तक्षशिला में इसको किस तरीके से अशोका इसको सप्रेस करता है। अब अशोका कौन था, एक्चुअली ये बिंदुसार का सन था। अब बिंदुसार के बाद अशोका ही नया किंग बनेगा, नेक्स्ट किंग, ठीक है। उस समय एक्चुअली बिंदुसार के टाइम पीरियड में जो अशोक था ना, ये वायसराय हुआ करता था, या ये अपनी लैंग्वेज में इसको कुमार कहते थे, उज्जैन वाले एरिया का, ठीक है। तो अशोका किस तरीके से इस रिवॉल्ट को सप्रेस करता है, ये बात दिव्या वंदनम में पता चलती है, ये जो बुक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, नेक्स्ट किंग, यही बिंदुसारा का सन अशोक, ठीक है, ये किंग बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ, मैं दूसरे वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा, नहीं तो क्या है ना, ये इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है और फिर अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चलो इसको मैं पॉज करता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट।